नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो चैप्टर था वो पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी यानी अलाउद्दीन खिलजी की अंतिम समय में किस प्रकार षड्यंत्र पे षड्यंत्र हुए थे, वो सब हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी। यह यूपीएससी, पीसीएस और नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इस पर सिंगल सवाल बनता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल यानी सीधा सीधा फैक्ट है और फैक्ट से ही सवाल बन जाता है। इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़े रहेंगे तो आपका कोई भी सवाल यहाँ से गलत होने की संभावना नहीं। तो हेडिंग डालेंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी शासक बना था 1316 ईस्वी और ये शासक रहा था 1320। सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछे गए हैं दोस्तों मुबारक शाह खिलजी पर, तो सबसे ज्यादा सवाल अगर बनते हैं तो वो इसकी उपाधि पर ही बनते हैं। इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं। क्या क्या उपाधि थी? तो यह अपने इसकी उपाधि थी अल बिसक बिल्ला, अल बिसक बिल्ला। दूसरी इसी की उपाधि थी अल इमाम, अल इमाम। तीसरी इसकी उपाधि थी उल इमाम, उल इमाम। नेक्स्ट उपाधि स्टार लगाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने स्वयं को मैं ही खलीफा हूं कहा था, मैं ही खलीफा हूं। यानी इसने खलीफा का, अब तक हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने नाम मात्र के लिए सही, लेकिन खलीफा के अस्तित्व को स्वीकारा था, लेकिन इसने तो स्वयं को ही खलीफा कह दिया था। ये यूपीएससी में बहुत बार प्रश्न, यूपीएससी पीसीएस जितने भी एग्जाम है उसमें सब में पूछा जाता है कि मैं ही खलीफा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उपाधि है? तो मैं ही खलीफा उपाधि किसकी है? मुबारक शाह खिलजी की है। इसने अपने आप को खलीफा का अवतार कहा, खलीफा का अवतार। ये उपाधि बहुत मोस्ट है, दोनों भी खलीफा का अवतार कहता है। और एक और इसकी उपाधि है, ये खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह या खलीफत उल्लाह, खलीफत उल्लाह, ये भी इसी की उपाधि है। तो सबसे ज्यादा अगर सवाल बनते हैं तो इसकी उपाधियों पर बनते हैं। आज के एक बार पढ़े रहेंगे, एक बार देखे रहेंगे वीडियो, तो आपका सवाल शायद गलत ना हो। तो इसकी उपाधियों पर सवाल बनता है। अल बिसक बिल्लाह किसकी उपाधि है? तो मुबारक शाह खिलजी की। अल इमाम किसकी उपाधि है? तो इसकी है। उल इमाम किसकी उपाधि है? तो इसकी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर सवाल पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि मैं ही खलीफा हूं या मैं ही खलीफा का अवतार हूं, तो ये किसने कहा था? तो ये पहली बार मुबारक शाह खिलजी कह रहे हैं। खलीफतुल्लाह या खलीफत उल्लाह की उपाधि भी कौन धारण करना है? तो ये मुबारक शाह खिलजी। ये था इसकी उपाधियों पर सवाल। अब एक दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो उपाधियां कंप्लीट हो जाती है। इसके बारे में बर्नी यानी इतिहासकार हुए हैं बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी स्टार लगाओ। बर्नी ने इसके बारे में लिखा है कि यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो दरबार में कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आता था, और तो और यह कभी कभी निवस्त्र होकर भी दरबार में आ जाया करता था। तो दरबार में, यानी बर्नी के दो स्टेटमेंट है इसके प्रति। दरबार में कभी कभी स्त्रियों के भेष में आता था या स्त्रियों के कपड़े पहनकर आता था, कपड़े पहन कर आता था, या यूं कह सकते हैं कि बर्नी ने यह भी लिखा है कि यह कभी कभी निवस्त्र भी आ जाता था, यानी दरबार में कभी कभी निवस्त्र, ये प्रश्न पूछा हो, इंपॉर्टेंट लगा, निवस्त्र भी आता, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जो ऐसा कुछ कर रहा है। और तो इसके काल में सबसे बड़ी घटना होती है कि इसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत यानी देवगिरी है को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। स्टार लगाओ, इसकी पहली घटना है, यानी देवगिरी
अब तक देवगिरी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, यानी देवगिरी को जीता जरूर गया था लेकिन इसे कभी दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जीता जरूर था, पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाए थे, वो सब हमने देखे थे पिछले वीडियो लेक्चर में। देवगिरी को दिल्ली साम्राज्य में मिला दिया, देवगिरी को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया भी, ये बहुत बड़ी बात है। यानी पहली बार देवगिरी को दिल्ली साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है तो मुबारक शाह खिलजी को जाता है। देवगिरी आप सभी जानते हैं कि दक्षिण का पहला राज्य यानी दक्षिण भारत का राज्य है। तो अब प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि दक्षिण भारत का प्रथम राज्य जिसका दिल्ली में विलय हुआ था तो दक्षिण प्रथम राज्य यही है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि दक्षिण के राज्य देवगिरी का विलय, दक्षिण के राज्य देवगिरी का विलय हो गया, देवगिरी का विलय हुआ। ये देवगिरी है, इसका शासक था हरपाल, यानी इस समय कौन था तो हरपाल था। वो ये मैंने पिछले बड़े वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रखी है। देवगिरी का नाम बदला जाता है, स्टार लगाओ भी, ये सभी सवाल पूछे हुए हैं, बार बार किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका नाम कर दिया था कुतुबाबाद या खुतबाबाद, कुतबाबाद या खुतबाबाद। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, इसका सूबेदार बनाया जाता है यकलवी खां को, सूबेदार किसे बनाया जाता है तो यकलवी खां, यकलवी खां को। और ये दक्षिण का यानी देवगिरी का प्रथम मुस्लिम सेनापति या प्रांतपति था, देवगिरी का प्रथम मुस्लिम प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त हुआ। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार या प्रांतपति का नाम बताएं तो यकलवी खां था। और किसने नियुक्त किया था तो मुबारक शाह खिलजी ने। और उल्लेख ये मिलता है कि मुबारक शाह खिलजी ने यहाँ पर टकसाल का भी निर्माण करवाया था, टकसाल का निर्माण। तो ये था भी इसका सबसे महत्वपूर्ण, अगर सवाल पूछा जाता है सिंगल सवाल अगर बनता है तो यानी इसके जितने भी फैक्ट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसकी उपाधि है जो मैं ही लिखा हूं, उस पर बार बार सवाल बन रहे हैं। एक ये देवगिरी यानी देवगिरी को दिल्ली साम्राज्य में मिलाने का श्रेय पहली बार किसको जा रहा है तो मुबारक शाह खिलजी को। नाम परिवर्तित क्या हो गया था कुतुबाबाद या खुतबाबाद। प्रथम प्रांतपति कौन बनाया गया था तो यकलवी खां को बनाया गया था। टकसाल का निर्माण कौन करवाता है तो यही करवाता है। अब ये देखो स्वयं दिल्ली गया, दिल्ली से देवगिरी गया था, यानी जब देवगिरी जाता है तो इस समय दिल्ली का शासन किसे सौंप कर गया था तो ये भी अपने आप में बहुत मोस्ट सवाल निकल कर आता है। इस समय दिल्ली को शाहीन के नेतृत्व में छोड़ा था, दिल्ली को शाहीन के नेतृत्व में छोड़ दिया था। इस शाहीन की बार बार उपाधि पूछी जाती है, यानी इस शाहीन की दो उपाधियां हैं वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत बड़ा सेना नायक था भी, इसको यार यल्दा की उपाधि दी गई थी और वो दी थी यार यल्दा, वो दी थी स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी एके ने दी थी। और तो इसकी एक उपाधि थी वफा ए मलिक, वफा ए मलिक। वफा ए मलिक किसने दी थी तो मुबारक शाह खिलजी ने दी थी, यानी MSK मुबारक शाह खिलजी ने दी थी। तो इसकी दो उपाधि है, यानी शाहीन के नेतृत्व में दिल्ली का कार्यभार दिल्ली सौंपी जाती है। और शाहीन को दो उपाधियों से नवाजा गया। यार यल्दा की उपाधि किसने दी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी इसको, जबकि वफा ए मलिक की उपाधि कौन दे रहा है तो यही दे रहा है मुबारक शाह खिलजी के समय। कहते हैं दो भाई है, एक का नाम है हसन, एक का नाम है हिमासुद्दीन, जो बरादू थे, यानी नए हिंदू परिवर्तित मुसलमान थे, यानी बरादुओं का महत्व बढ़ गया था। मुबारक शाह खिलजी के समय बरादू का महत्व बढ़ा था, बरादू का महत्व बढ़ गया था, बड़ा। और दो बरादू भाइयों का तो नाम भी आता है। ये बरादू क्या है तो पहली बात तो यही ध्यान होना चाहिए
हिंदू से नए परिवर्तित मुसलमान समूह, हिंदू से परिवर्तित नए मुसलमान समूह, यानी ऐसे हिंदू थे जिन्होंने हाल फिलहाल में मुस्लिम धर्म को स्वीकारा था। अब वो कैसे स्वीकारा था वो सब इन्हीं बरादुओं का नेता था। एक का नाम था हसन, एक का नाम था हिसामुद्दीन, और ये दोनों भाई थे। इसी हसन को उपाधि से नवाजा गया था खुसरो शाह। खुसरो शाह, और ये दी किसने थी? तो स्वयं मुबारक शाह खिलजी ने दी थी। इसी खुसरो शाह को मुबारक शाह खिलजी ने वजीर पद पर नियुक्त किया था, वजीर पद पर नियुक्त किया था। और ये गुजराती हिंदू मां का बेटा था, गुजराती हिंदू मां का बेटा, यानी यूं कह सकते हैं इसके पिता मुस्लिम थे जबकि इसकी मां कौन थी? तो गुजराती हिंदू महिला थी, और नाम क्या है? हसन। इन्हीं बरादुओं को बर्नी कहता है, यानी बर्नी ने कहा है अधम की संज्ञा देता है। बर्नी ने इन्हें अधम की संज्ञा दी, अधम की संज्ञा दी। यानी मुबारक शाह खिलजी के समय बरादुओं का महत्व बढ़ता है। बरादू कौन थे? तो हिंदू से नए परिवर्तित मुसलमान थे। बरादुओं के दो नेता थे, हसन और हिसामुद्दीन। हसन की उपाधि है, उपाधि क्या है? तो खुसरो शाह है। कहते हैं इससे मुबारक शाह खिलजी की काफी नजदीकियां थी, तो मुबारक शाह ने इसको उपाधि भी थी। उपाधि क्या थी? तो खुसरो शाह थी। और यह वजीर के पद पर नियुक्त भी हुआ था, और तो इसकी मां का, यानी गुजराती हिंदू मां का बेटा था। इसी कहते खुसरो शाह ने, इसी खुसरो शाह ने किसकी हत्या कर दी थी? तो हत्या कर दी थी मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर ये स्वयं शासक बना था। मुबारक शाह खिलजी के बारे में अंतिम लाइन और ध्यान रख लेना, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, खिलजी वंश का अंतिम शासक। ये भी लाइन पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो खिलजी वंश में हालांकि खुसरो शाह को भी पढ़ते हैं, शामिल किया जाता है, लेकिन वह हिंदू मां से, यानी हिंदू मां से उत्पन्न हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, इसलिए खिलजी नहीं माना जाता उसे। खिलजियों का इतिहास था वो यहीं तक था, लेकिन खुसरो शाह को खिलजी वंश के साथ में पढ़ा जाता है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी हत्या कर दी जाती है। और तो कहते हैं इसी मुबारक शाह खिलजी के निजामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे। एक लाइन ये भी ध्यान रख लेना, मुबारक शाह खिलजी के औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे। औलिया को परास्त करने के लिए कहते हैं इसी मुबारक शाह खिलजी ने पंजाब से एक सूफी संत को बुलाया था, शेख रुकनुद्दीन को। यानी औलिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पंजाब से एक सूफी संत आया था, और उसका नाम था शेख रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन को बुलाया गया था। किसने बुलाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने बुलाया था। और तो इसने एक संदेश पारित किया था, यानी आदेश दिया था कि औलिया को दरबार में, या तो औलिया दरबार में आए, औलिया दरबार में आए, या उन्हें जबरदस्ती लाया जाए, जबरदस्ती लाया जाए। ये भी इनके बारे में पूछा जाता है। हालांकि औलिया एक मेन पर्सनालिटी है भक्ति एवं सूफी आंदोलन का, जो चिश्ती सिलसिले से जुड़ी हुई है, और इन्होंने एक नई शाखा को जन्म भी देते हैं औलिया, यानी निजामी शाखा, निजामुद्दीन औलिया से निजामी। और इन्हीं का सबसे बड़ा, यानी सबसे जो सल्तनत में अगर साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मीर खुसरो से पूछे जाते हैं, वो इन्हीं का शिष्य था।
लेकिन वो उस भक्ति एवं सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे हम इनको पूरा डिटेल से। फिलहाल इतना ही ध्यान रखें, मुबारक शाह खिलजी यानी मुबारक शाह खिलजी के ओलिया से संबंध अच्छे नहीं थे। ओलिया का बढ़ते हुए यानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए, कहते हैं ओलिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुबारक शाह खिलजी ने पंजाब से एक सूफी संत को बुलाया था, शेख रुकनुद्दीन को। शेख रुकनुद्दीन यहाँ आते हैं लेकिन ओलिया का प्रभाव समाप्त नहीं कर पाए थे। और तो मुबारक शाह खिलजी ने एक आदेश दिया था कि अगर ओलिया या तो दरबार में है या उन्हें जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। तो ये था पूरा डिटेल मुबारक शाह खिलजी के बारे में। सबसे पहले इसकी हमने उपाधि देखी थी, क्या क्या उपाधि है। उपाधियों में अगर सवाल बनते हैं तो सबसे ज्यादा यही सवाल बनता है कि मैं ही खलीफा हूं, किसकी उपाधि है? तो ये इसकी उपाधि खलीफा का अवतार कहता है। और तो देवगिरी को मिलाने का श्रेय, यानी देवगिरी दिल्ली सल्तनत का है प्रथम शासक। दिल्ली जिसने देवगिरी को जीता था वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत में यानी दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया था, इसने हिस्सा बना दिया यानी साम्राज्य में मिला दिया था। तो श्रेय किसको जाता है? तो मुबारक शाह खिलजी को। इसने देवगिरी पर प्रथम प्रांतपति किसको नियुक्त किया था? तो यकलवी खां को। इसके समय में बरादुओं का महत्व बढ़ा था, 2 बरादुओं के नाम भी आते हैं और उसमें एक था हसन का एक उपाधि थी, क्या थी? खुसरो शाह, जो आगे चलकर उसकी हत्या कर ये शासक बन जाता है खुसरो शाह, यानी मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर स्वयं खुसरो शाह शासक बन गया था। यह गुजराती माँ का बेटा था, इसलिए इसको खिलजी वंश में पढ़ा जरूर जाता है, लेकिन ये स्वयं खिलजी नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे खुसरो शाह। हालांकि थोड़ा सा टाइम रहता है, खुसरो शाह ज्यादा समय नहीं टिकेगा, बस 2-4 लाइनें हैं। खुसरो शाह कब शासक बना था? तो 1320 में रहता है। अब देखो ये गुजराती माँ का हिंदू बेटा है। अब मुस्लिम यानी दिल्ली सल्तनत है जो पूरी इस्लाम को मानने वालों से थी, इसलिए हिंदू माँ का बेटा था, इसको इस्लामी जगत में कैसे स्वीकारा किया? तो इसलिए क्या किया कि खूब जैसे ही शासक बना तो पैसा खूब लुटाया, यानी सबको खुश करना चाहता है, पैसा खूब लुटाया ताकि इसके खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाए। इसने खूब अमीरों को पैसा दिया और तो सैनिकों को खूब पैसा देता है, बहुत पैसा लुटाता है। उल्लेख ये मिलता है कि इसने 5 लाख टन का निजामुद्दीन ओलिया को भेंट किया था, ओलिया को दिए थे। तब जाकर ओलिया ने इसे दिल्ली का यानी स्वीकृति दे दी थी सुल्तान की। ओलिया ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, ये भी ध्यान रखें। अब ये देखो हिंदू मां से उत्पन्न हुआ है, तो बर्नी एक कट्टर मुस्लिम था, इसलिए बर्नी इससे नफरत करता था। बर्नी इससे नफरत करता था। ये लो भाई। अब देखो जितना मर्जी पैसा लुटाया जाए, हालांकि ये हिंदू मां से उत्पन्न हुआ था। तब कहते हैं दिल्ली के अमीरों ने एक व्यक्ति को बुलाया था। दिल्ली के अमीरों ने खुसरो शाह के विरुद्ध, खुसरो शाह के विरुद्ध किसको बुलाया? तो गाजी मलिक को बुलाया था। गाजी मलिक आता है और गाजी मलिक ने ही नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में है, यानी इसके खिलाफ में आता है और इसने नारा दिया, क्या दे दिया? गाजी मलिक ने नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में है। अब जैसे ये नारा दिया गया तो भी युद्ध होता है, इस्लाम युद्ध होता है, और उस युद्ध में कहते हैं खुसरो शाह परास्त भी हुआ। खुसरो शाह परास्त हो गया और तो इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये था खुसरो शाह का। बस एक ध्यान रखना, जब इसने नारा दिया था ना कि इस्लाम खतरे में, तब खुसरो शाह ने भी एक उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण क्या की थी? तो पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की थी, यानी मैं भी इस्लाम की सुरक्षा करता हूं। खुसरो शाह के बारे में एक लाइन है जो हर परीक्षा में पूछी गई है भी। एक लाइन ये है कि सल्तनत का प्रथम शासक जो हिंदू मां से उत्पन्न हुआ था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक
जो हिंदू मां से उत्पन्न हुआ, यानी जिसको जन्म देने वाली कौन थी, तो हिंदू मां थी। तो ये था पूरा खिलजी वंश। यानी खुसरो शाह जैसे ही शासक बनता है तो खूब पैसा लुटाता है। पैसा इसने किस वर्ग में लुटाया था, अमीरों में लुटाया था और सैनिकों में लुटाया था। क्यों लुटाता है, तो इसको यानी सीधा सा मतलब है कि यह अपने विरोधियों के मुंह बंद करना चाहता था ताकि इसके खिलाफ में कोई आवाज न उठाए। लेकिन इसने और तो निजामुद्दीन औलिया को भी 5 लाख टका भेंट किए थे। तब औलिया ने इसको स्वीकृति भी प्रदान की थी। बर्नी कट्टर इस्लाम जगत का यानी इस्लाम को मानने वाला कट्टर व्यक्ति था, इसलिए बर्नी इससे नफरत भी करता था। दिल्ली के अमीरों ने इसके विरुद्ध में गाजी मलिक को बुलाते हैं। गाजी मलिक इस समय जैसे दिल्ली में आता है तो इसने नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में। तो इसी समय इसने भी एक उपाधि धारण की थी, पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की थी। अब दिल्ली सल्तनत में गाजी मलिक और इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें खुसरो शाह हार जाता है और हार कर यानी परास्त हुआ और तो इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन एक लाइन जो बार बार पूछी जाती है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो हिंदू मां से उत्पन्न हुआ था तो वो था खुसरो शाह। तो ये लो दोस्तों, आज हमारा खिलजी वंश पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम वंश पढ़ेंगे यानी गाजी वंश है, गाजी मलिक है, यही था फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश की नींव डालेगा। आगे चलकर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तुगलक वंश, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें भी सबसे ज्यादा एफएसटी के बाद में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक पे तो सवाल पूछा ही जाता है, क्योंकि उसने सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन कराया था उस पर यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।